जब तुमको प्यार हो गया है और तुम अपने बल पे शादी नहीं करोगे तो फिर बताओ कैसे करोगे? मतलब शादी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होकर शादी करोगे। अब पेरेंट्स भी क्या बोलेंगे, मतलब अपने भी खुद बैठ के खा रहा है और साथ में एक और लेके आ गया, उसको भी बैठ के खिला रहा है, और हो सकता है शादी हो ही जाएगी तो बोलेंगे फिर पोता पोती का मुंह दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक के बाद एक दो घटनाएं ऐसी घट गई। युवा पीढ़ी के लड़के और लड़की आपस में लव अफेयर करके और उनके परिवार के बीच में जिस तरह से दुश्मनी हो जाती है और उसके बाद लड़के का मर्डर कर दिया जाता है। जैसे कि पिछली घटना एक घटी, इसमें कोई नाम में क्या रखा है, आरती, सोनू, सोनी, जो भी नाम हो, तो उसमें लड़के को घर बुला के और उसको बिजली के तार से उसको मतलब करंट लगा के उसको मार दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दे के। एक गांव देहात की बात है। उसी तरह से अभी एक वीक पहले की घटना है जिसमें लड़की को पहले मर्डर कर दिया जाता है या जो भी, उसको फिर बिजली के जो वायर होते हैं उसमें उसको तौलिए से बांध कर और लटका दिया जाता है। अजीब लगता है, मतलब इतना ये मॉडर्न साइंस का एज है, अजीब लगता है ना। मॉडर्न साइंस के एज में इस तरह की घटनाएं घट रही है। मतलब साइंटिस्ट लोग के बारे में क्या बोलेंगे कि यार ये क्या मतलब है कि लव अफेयर हो रहा है और इस तरह से मर्डर कर दिया जा रहा है लड़के को। लेकिन दोस्तों, गांव में इसी तरह की मानसिकता है। गांव में जाति, धर्म, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, मैं पैसे वाला हूँ, वो गरीब है, मैं अमीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, वो क्लर्क है, इस तरह की नॉट ओनली गांव देहात में ही, शहर में भी होता है। कुछ दिन पहले की घटना मेरी वाइफ बताने लगी, वो सम्स की स्टोरी देखती है तो सम्स क्राइम तक उस पर वो इसी तरह की घटनाएं बताते हैं। ज़्यादातर क्राइम किस तरह से, मर्डर मिस्ट्री और हर एक तरह की मर्डर मिस्ट्री वहाँ पे सुनाते हैं। तो उस घटना में कोई लड़का और लड़की गरीब घर के नहीं होते हैं, वो लोग बल्कि अच्छे खासे फैमिली के होते हैं। लड़के के बारे में जैसा मेरे वाइफ बताई कि वो IIT पढ़ रहा था या पढ़ चुका था, और लड़की थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी। उनके मम्मी पापा जो भी हो वो MLA MP ऐसा कुछ थे, और उनको ये दोनों का मिलना जुलना और लव अफेयर ये सब उनको पसंद नहीं आया, और फिर वो लोग लड़के का मर्डर करवा देते हैं। तो शहर की घटना हो चाहे गांव देहात की घटना हो, क्या ये सब ठीक लगता है दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं यार। हमारा भी एक लड़का है मेरी वाइफ तो अपने लड़के के बारे में ही सोचेगी ना, वो सोचती है कि पता नहीं मेरे लड़के का भी ऐसा कुछ कहीं हो गया। तो क्या है कि औरत का जो दिल है ना, वो मैं अपनी वाइफ को देखा कि बड़े ही लड़का जब तक किशोरावस्था तक था उसको अच्छा खासा डांटती थी ये वो, और जब से वो IIT में गया वहाँ इसके अंदर गजब का सॉफ्ट कॉर्नर उसके प्रति हो गया। मतलब इमोशनली उससे काफ़ी टच हो गई, तो चिंता करने लगती है। तो मैं बोलता हूँ नहीं इतना ज़्यादा परेशान, कि हमेशा उसके टच में रहो, उससे बातचीत करते रहो, उसका क्या उसके दिमाग में चल रहा है उसको अपने ढंग से समझते रहो, पढ़ते रहो, और वो खुद बता देगा। उसके ऊपर ऐसा कुछ प्रेशर तो तुम डालने वाली हो नहीं। और मैं तो और भी बिंदास, मेरा थिंकिंग और भी ओपन है। वो लव अफेयर करके शादी करे, जो जैसे भी करे, बस प्यार मोहब्बत और समझदारी से करे। यहाँ दोस्तों मुझे एक घटना याद आती है, मेरे दोस्त की एक घटना, वो मैं शेयर करना चाहूँगा, लेकिन वहाँ मैं किसी का नाम नहीं बताऊँगा। उस समय मेरी उम्र वही कोई 19-20 साल रही होगी। तो मेरे दोस्त को भी प्यार हो गया, बहुत क्लोज फ्रेंड था वो, जस्ट लाइक अभी जैसे मेरा सर्विस के दौरान में मेरा दोस्ती वर्मा जी से हो गई है। सब कुछ हम लोग लगभग तरह से डिस्कस करते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स और मियाँ बीवी के झगड़े, सब कुछ एक तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। वो भी अपने बारे में बताते हैं, और हम दोनों का लगभग एक ही जैसा है स्वभाव। तो उस दोस्त के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को बताया यार मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तो उस समय मेरे को इस सब चीज़ों में कोई मतलब मेरा पूरा फोकस समझ लो कि सिर्फ नौकरी नौकरी नौकरी, और मेरे दिमाग में कुछ चलता नहीं था ज़्यादा देर तक। सबसे बैंक, रेलवे, कहीं भी मुझे बस एक नौकरी लेना है, बस यही चलता रहता था कि कहाँ मैं क्या फॉर्म भरूं, किधर नौकरी मिले, बस यही चल रहा था।
तो मैंने अपने दोस्त से क्या सुझाव दिया कि यार ठीक है, तेरी परेशानी तो मैं देख रहा हूँ, तू सचमुच काफ़ी परेशान है और ऐसा लग रहा है कि शायद तुम उसके बगैर अगर जिएगा भी तो काफ़ी डिप्रेशन में जिएगा, एक कमी को महसूस करते हुए लाइफ में जिएगा। तो ऐसा कर कि तू क्यों नहीं पहले सेल्फ डिपेंड बन रहा, फाइनेंशियली क्यों नहीं सेल्फ डिपेंड बन रहा, अभी तुम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो, पहले नौकरी वोकरी कुछ करो ना। जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसके पीछे पढ़ा हूँ, तुम भी उसी तरह से इसके पीछे पढ़ो। मैं जानता हूँ तुम पढ़ने में उतने ठीक नहीं हो, लेकिन यार जब तुमको प्यार हो गया है और तुम अपने बल पे शादी नहीं करोगे तो फिर बताओ कैसे करोगे। मतलब शादी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होकर शादी करोगे, अब पेरेंट्स भी क्या बोलेंगे, मतलब अपने भी खुद बैठ के खा रहा है और साथ में एक और लेके आ गया, उसको भी बैठ के खिला रहा है, और हो सकता है शादी हो ही जाएगी तो बोलेंगे फिर पोता पोती का मुंह दिखाओ, फिर मतलब उनको भी उनका भी खर्चा तुम ही, मतलब तुम्हारे माँ बाप ही करें, उनको स्कूल में पढ़ाना लिखाना और बचपन में जिस तरह से हॉस्पिटल भागना पड़ता है वो सब, मतलब सब खर्चा वही करेंगे। तो मैंने अपने दोस्त को यही सलाह दिया कि यार सबसे पहले तुम सेल्फ डिपेंड बन, ठीक ना, उसके बाद तुम लड़की से बताओ कि मैं आता हूँ बातचीत करने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स से, इस तरह से मतलब जितना हो सकता है इस मैटर को ओपनली रखो। और मान लो जाति धर्म ये सब भी तो आते हैं ना बीच में, अमीरी गरीबी आती है कि तुम गरीब हो मैं अमीर हूँ, ये सब भी राजा हिंदुस्तानी वाली स्टोरी हर एक जगह, बहुत जगह इस तरह की स्टोरी क्रिएट हो जाती है। राजा हिंदुस्तानी आमिर खान की पिक्चर वो सब पिक्चर में देख के एक तरह से समझ लो कि बड़ा हुआ हूँ जवानी के दिनों में। मेरे टाइम पे फूल और कांटे, साजन, क्या क्या रोमांटिक पिक्चर उस समय आती थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सब पिक्चर मैंने जवानी के दिनों में किशोरावस्था में देखा हूँ। मैंने प्यार किया, उस समय मैं 10th बोर्ड में था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उस समय हमारे टाइम पे इस तरह की पिक्चरें नहीं बनती थी, अरे उस समय भी एक से एक पिक्चर बनती थी और वो सब पिक्चर को मैं देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। तो मैं अपने दोस्त को यही सलाह दिया कि दोस्त देख, मेरे समझ से तो यही सही होगा कि तू पहले सेल्फ डिपेंड बन और फिर बातचीत कर, और चाहिए तो मैं भी तेरे को हेल्प करूँगा, मैं भी तेरे साथ आऊँगा बातचीत करने के लिए, इसमें क्या है। और मान लो कि बात नहीं बनती है, पॉसिबिलिटी इज देयर, बात नहीं बनती है, नेगेटिव ही मान के चलना है कि बात नहीं बनती है। तो अब बात नहीं बनती है तो क्या करोगे, मर्डर करोगे किसी का, लड़की का मर्डर करोगे, अपना मर्डर करोगे, सुसाइड करोगे? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। किसी भी स्थिति में मर्डर करना, सुसाइड करना गलत है। हाँ जी लो, इसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे जियो, मैं तो यही बोलूँगा कि इसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे जियो भाई, कि हाँ मैंने अच्छा ही किया ना, तुम किसी को दिल से चाहे। और दोस्त यहाँ मैं सच पूछो तो अपनी भी घटना थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे भी कॉलेज के दिनों में जैसे एक लड़की पसंद आई थी, उस समय मैं क्या वही इंटर में पढ़ रहा था, लेकिन वो इतनी सुंदर थी और मैं, आप देख रहे हैं वीडियो बनाते समय शायद मैं थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगने की कोशिश करता हूँ। तो मैं उस लड़की से आई लव यू बोलना, कि हमें उसका नाम भी नहीं मालूम, मुझे ज्योति या जो भी नाम हो, एक बंगाली लड़की थी वो, एक्चुअली एक बंगाली कॉलेज में भी पढ़ रहा था। उस कॉलेज का नाम है खास महल, जगह का नाम है जमशेदपुर में, श्यामा प्रसाद खास महल ये कॉलेज का नाम है। तो उस बात को शायद मैं अपने किसी दोस्त से शेयर भी, जिस दोस्त की बात कर रहा हूँ उसे शेयर भी किया होगा। तो मैं उसका नाम तक भी नहीं पूछ पाया। और उस समय एक गाना बज रहा था, उस गाना को मैं थोड़ा सा याद करता हूँ। उस समय एक गाना आया था कि किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, ये रंग पिक्चर या किसी पिक्चर का गाना है, आप याद करेंगे, वही एक सुपरहिट या जो भी पिक्चर बहुत फेमस गाना था कि खता तो तब होगी जब हाले दिल किसी से कहें हंसी आ रहा है मुझे, कि किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं है। ये सब अजीब अजीब गाने भी चलते थे उस समय, लग रहा था जैसे मेरे ही दिल की आवाज़ कोई गायक सुना रहा है। तो उस गाने को क्या करें, मैं सुन लेता था कि हाँ चलो ठीक है। और ये गाना इसलिए भी यहाँ मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ही दिन के बाद, और सचमुच वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, बंगाली लड़की जनरली सुंदर होती ही है। तो उस लड़की से मैं बातचीत करना तो दूर, कैसे बात करूं, मैं इतना सिंपल ऑर्डिनरी, पढ़ाई में भी यार इंटर में हालत ख़राब हो गई थी, कहाँ बड़े बड़े सपने थे इंजीनियर बनने की, दादा मेरे को चढ़ा के रखते थे इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। और पढ़ाई में मैं 10th तक तो ठीक है, लेकिन इंटर में इतने सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो मैं उससे कुछ नहीं बोल पाया। और हुआ यूँ कि कुछ दिन के बाद जस्ट ये एहसास जो हुआ कि कितनी सुंदर लड़की है, क्या बात है, ऐसी सुंदर लड़की से अगर शादी विवाह हो जाए तो ऐसे ऐसे
चल रहे थे। तो कुछ ही दिन की बात है कि एक लड़के ने ऐसे ही बातचीत करने के दौरान, दोस्त तो नहीं बोलेंगे, मेरे से सीनियर था, सेकेंड ईयर में होगा, मैं फर्स्ट ईयर में होगा, तो उस लड़के ने बताया कि यार उस लड़की को मैं देखो लव लेटर लिख रहा हूँ। ओह माय गॉड, उसने दिखाया भी 2 लाइन का लव लेटर 2 ही लाइन का था वो। तो मैं समझ गया कि यार कोई भी अगर लड़की या लड़का सुंदर हो, ऋतिक रोशन और सलमान खान के जैसा सुंदर हो, तो ऑफकोर्स उसके प्रति सभी अट्रैक्ट होंगे, लड़कियां होंगी। और उसी तरह से अगर कोई लड़की कैटरीना कैफ या ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर होगी तो उसके तरफ बहुत सारे लड़के भी अट्रैक्ट होंगे। ये तो नेचुरल फिनोमेना है, तो नेचुरली होगा ही। तो समझ लो ये घटना बस इतनी ही है। मतलब उस दिन जिस दिन वो लेटर दिखाया, मैं सोचा कि ठीक है, इसके बहुत सारे दीवाने बोलो या जो भी हो, तो इस तरह के बहुत सारे, तो कहानी वहीं पे ख़त्म हो गई। उसके बाद तो कहानी, फिर दूसरी कहानी ये शुरू होती है कि जिस लड़की से मैं शादी कर लिया हूँ, उस लड़की से भी मेरे को थोड़ा ये हो गया था, मतलब प्यार जैसी चीज़ कुछ हुआ था। वो नवंबर में मिला और फिर मैं दिसंबर में गवर्नमेंट नौकरी ज्वाइन किया। क्योंकि जब तक मैं गवर्नमेंट नौकरी ज्वाइन नहीं किया ना, मेरा दिमाग को जैसे ठंड नहीं मिल रही थी, शांति नहीं, प्राइवेट नौकरी में मेरे को संतुष्टि नहीं हो रहा था, कब नौकरी से निकाल दिया जाएगा मालूम नहीं। और आप जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना में हज़ारों लोग अपनी नौकरी को खो दिए, उस समय उनको एहसास हुआ होगा कि यार प्राइवेट नौकरी और गवर्नमेंट नौकरी में कितना फ़र्क है। तो जो भी हो दोस्तों, मैं उस लड़की से पहली जब बार मिला नवंबर में किसी रिलेटिव के घर, तो उससे मैंने कुछ 5 मिनट बातचीत किए। उसके मम्मी थी साथ में, उसके रिलेटिव्स थे, और उससे मैंने बातचीत के दौरान ही एक क्वेश्चन कर दिया था कि आपको मुझसे शादी करने में कोई एतराज़ तो नहीं है। मेरा क्वेश्चन करने की मतलब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उसने तपाक से जवाब दिया, नहीं नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपको मेरे बारे में कुछ पूछना है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना है। अजीब सी बेताबी, अजीब सी मतलब जवाब, मतलब ये मुझे अजीब लग रहा था यार। ये कोई अनपढ़ लड़की भी नहीं है, ग्रेजुएट है, मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ है, मैं तो जैसे तैसे ऐसी नौकरी के पीछे परेशान हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो ना हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ग्रेजुएशन भी कुछ 35 साल के एज में कंप्लीट किया हूँ यहीं आंध्रा यूनिवर्सिटी से। तो मुझे उसके अंदर जिस तरह से वो जवाब दे रही थी, मुझे क्या बोलेंगे, मेरे आत्मा को या वजूद को या कहीं तो मेरे को छू गया। मतलब ऐसे ही बोलते हैं ना, अगर आप किसी पोएट से, कवि से बात करेंगे तो ऐसे ही कुछ अपना व्यक्त करेंगे विचार कि यार उसकी बातें मेरी आत्मा को छू गई। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ दोस्तों। ये रियल एक्सपीरियंस अपना मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और फिर भी नवंबर और दिसंबर तक, जब तक मैं गवर्नमेंट नौकरी ज्वाइन नहीं किया, उस 1 महीने में काफ़ी भाग दौड़ हुआ। ये मेरे बैच के सभी लड़के ज्वाइन कर चुके थे, 15 नवंबर को ज्वाइन कर चुके थे, और मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं था। और मैं उसके पीछे काफ़ी परेशान था, पुलिस वेरिफिकेशन ये सब कहाँ मेरा लटका हुआ है। 26 जनवरी को जाके मेरे को चैन मिली। मैं 26 जनवरी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो मेरे लाइफ का सबसे खुशी का दिन है, समझ लो। जस्ट लाइक इनलाइटमेंट डे ऑफ माय लाइफ, मैं उस दिन को बोलता हूँ। जैसे गौतम बुद्ध को जंगल में इनलाइटमेंट मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई, गया के कोई एक वृक्ष है, बोधि वृक्ष, वहाँ पे उनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। तो मुझे विशाखापट्टनम में समझ लो इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, नेवी में। तो उस दिन के बाद मैं धीरे धीरे उस लड़की की तरफ मेरा फोकस जाने लगा, क्योंकि मेरी जो मंजिल थी नौकरी, वो तो मिल चुकी थी। तो मेरा भले ही छोटी सी नौकरी थी, लेकिन वो क्या फ़र्क पड़ता है यार, खाने पीने का इंतज़ाम हो गया, मेरे को वही इंतज़ाम चाहिए था। अब मेरा ध्यान उसके तरफ जाने लगा। उसके जिस तरह से उसने जवाब दिए थे, अब मेरे दिल में या आत्मा में जो भी समझो, कुछ कुछ होना शुरू हो गया। और कुछ ही दिन के बाद मैंने फिर उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर ये सब पता किया, और फिर मैं रिटन में सब कुछ अपने बारे में लिखा कि मैं क्या नौकरी कर रहा हूँ, क्या मेरी सैलरी है। पहले मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा था, उस समय क्या मेरी सैलरी थी, और मेरे पास कितने खेत हैं, मेरे पिताजी क्या करते हैं, सब कुछ एक ही पत्र में एक तरह से कन्फर्मेशन लेटर लिख के भेज दिया कि इसके बाद अब तुम फैसला करो कि तुमको शादी मुझसे करना है कि नहीं करना है। मेरे पास फ़ोन नंबर भी थे, लेकिन मैं फ़ोन पे सब कुछ कैसे बोल सकता हूँ, नहीं बोल पाया। मैं सब कुछ रिटन में दे दिया। पत्र आने में उधर से लेट हो रहा था। मेरे पास उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, उसके घर पे फ़ोन था, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ फ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो करीब 1 सप्ताह के बाद मैं फ़ोन किया। तो जैसे ही फ़ोन किया, लड़की ने उठाई और मैं बोला मेरा पत्र मिला क्या? बोली हाँ मिल गया, पढ़ ली। तो फिर क्या एक बार में समझ में नहीं आता है।
मैं इमोशनल हो गया। वो बोली कि हाँ, एक बार मैंने जब हाँ बोल दी तो फिर ये दोबारा पूछने का क्या मतलब है। मैं बोला ठीक है। समझ लो उस दिन भी मैं ये बोल सकता हूँ कि वो मेरा लाइफ का सेकेंड हैप्पीएस्ट डे होगा। खुशी मिलती है दोस्त, किसी को आप दिल से चाहो और वो भी आपको एक्सेप्ट करती है तो खुशी होती है। तो दोस्तों निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मेरे लाइफ का वो सेकेंड हैप्पीएस्ट डे था, जिस दिन उसने मेरे प्यार को एक तरह से समझ लो या मेरे कंफर्मेशन को उसने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद शादी हो गई। तो दोस्तों जितने भी युवा पीढ़ी के लड़का लड़की हैं, ये मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस इसलिए भी शेयर किया ताकि ये मैं बता सकूं कि इस तरह की ये घटना घटती है। दोस्त क्या बोला जाए, मुझे भी डर लग रहा था। सच कहूँ तो मैंने शादी जल्दी में इसलिए कर लिया, इवन मैं मंदिर में शादी करने का भी डिसीजन ले लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था यार पता नहीं वो तो मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन कहीं उसके माँ पिताजी को मुझसे बेटर लड़का मिल सकता है यार। मैं एक सिगरेट का नौकरी कर रहा था उस समय और उसी से प्रमोशन पाके अभी SSS क्या सीनियर सुपरिटेंडेंट लाइक फोरमैन ऑफ स्टोर समझ लो उस पोस्ट पे पहुंचा हूं। और कुछ दिन में हो सकता है कुछ सालों में मैं NSO2 मतलब ऑफिसर रैंक पे पहुंच जाऊं, जो भी हो। तो यार एक डर होता है, अजीब सा डर है, वो बता नहीं सकता, मैं खुद नहीं बता सकता हूँ। अजीब सी वो एक बेचैनी है, उसको शब्दों में आप नहीं बता सकते हो। जिसको ये एक्सपीरियंस होता है वही बोल सकता है हाँ यार ऐसा कुछ होता है लाइफ में, क्योंकि मैं उस दौर से उस प्रोसेस से गुजरा। और फिर मैं यही सोच कर कि पता नहीं वो तो ठीक है, वो मुझसे शादी कर लेगी, उसको चाहती है करना, लेकिन उसके माँ पिताजी को अगर कहीं से कोई ऑफ़र आ जाता है, मान लो कि बैंक PO से एक बैंक का मैनेजर से ऑफ़र आता है कि मैं शादी करूँगा, तो फिर तो गई मेरी कहानी। मतलब मैं तो यार एक सच पूछो तो मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में एक अधूरापन आ जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। और उसी डर से सच पूछो तो मैंने डिसीजन ले लिया कि हाँ मैं पहले शादी कर लेता हूँ, बहन की शादी मैं बाद में कर दूंगा, अभी मैं खुद अपनी शादी कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं जल्दीबाजी में डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि प्यार एक अलग ही टाइप का एक डर भी है, एक बेचैनी भी है, बता नहीं सकते हैं शब्दों में। तो जितने भी लड़का लड़की हैं इस तरह के, उन सभी से मैं यही, और उनके माँ बाप से भी, पूरे परिवार और समाज से भी ये बात कहना चाहता हूँ। और ख़ासकर मेरी वाइफ भी बोली कि इस टॉपिक पे आपको एक वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सभी से मैं एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते मैं यह बात बोलना चाहता हूँ। इवन लड़का लड़की के माँ बाप से भी बोलना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं जिसमें मर्डर हो जाता है, इस तरह का काम आप लोग मत कीजिए। सब कुछ प्यार, दोस्ती और मोहब्बत से करने का कोशिश कीजिए। और लड़का लड़की से भी कहना चाहता हूँ कि दोस्त आप लोग पहले सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं सेल्फ डिपेंड पहले बना और अपने दोस्त को भी यही सलाह दिया। वो उसके बारे में मैं बता दूँ, रिजल्ट नहीं बताया, उसकी जो प्यार हुआ या जो भी हुआ वो एक तरह से नाकाम हो गया। ऑफकोर्स वो नाकाम होगा ही, एक तो जाति अलग अलग और ऊपर से लड़का सेल्फ डिपेंड नहीं, तो उस तरह की मतलब आप सेल्फ डिपेंड बनोगे तो लड़की भी अट्रैक्ट होगी कि यार हाँ वो तो लड़का सेल्फ डिपेंड है, मैं उसके ऊपर उसके साथ जी सकती हूँ। या लड़की ही सेल्फ डिपेंड बने। लड़की अगर इंटेलिजेंट है तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लड़की अगर इंटेलिजेंट है तो लड़की भी सेल्फ डिपेंड बने, क्या फ़र्क पड़ता है। लड़की ही कोई नौकरी करे, लड़का भी नौकरी करेगा तो अच्छा। जनरली हमारी समाज की मानसिकता क्या है कि लड़का जरूर से नौकरी करना चाहिए, लड़की करे या ना करे, लड़का सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। ये हमारी समाज की मानसिकता, ऑफकोर्स ये पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता है, तो उस टॉपिक पे मैं नहीं जाता हूँ। तो जितने भी लड़का लड़की युवा पीढ़ी के इस तरह के हैं, उनके माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ और लड़का लड़की से भी बोलना चाहता हूँ कि दोस्त या सर या जो कुछ भी आपको जैसे भी मैं संबोधित करूँ, कि कम से कम यार ये मर्डर ये सब मत किया कीजिए। लड़का लड़की को एकदम आप अगर स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं ये शादी हम अलाउ नहीं करेंगे, तो लड़का लड़की को बता दीजिए कि भाई देखो अगर इस तरह से आप लोग करते हो ना तो यहाँ मर्डर हो जाएगा। ऐसे क्लियर बता दीजिए कि आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हो हमको। इस तरह से अगर आप, क्योंकि मेरी जाति का, मेरे धर्म का, मेरी इज्जत का सवाल है,
मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये अपने घर में ही पहले बता दीजिए, अपनी बेटी को बता दीजिए, अपने बेटे को बता दीजिए कि आप बेटा जिस तरह से काम कर रहे हो, बेटी जिस तरह से काम कर रही हो, मेरे को ये नागवार गुजर रहा है, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे इज्जत का, मेरे शान का, मेरे शौकत का ये खिलाफ है। तुम फिल्म में चाहे जो कुछ भी देखो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखो, या हम दिल दे चुके सनम देखो, या कुछ भी देखो, उस पिक्चर में क्या हो रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी है। मेरे घर में तुम्हारे अलावे भाई है, बहन है, चार तुम्हारी बहन है, 2 भाई है, इनकी शादी विवाह कैसे होगी तुम नहीं समझती हो। समाज की क्या परिस्थिति है वो तुम नहीं समझती हो। तुम केवल अपने बारे में सोच रही हो। हम दिल दे चुके सनम में यही दिखाया गया है ना कि वो सलमान खान से ऐश्वर्या राय प्यार कर रही है, लेकिन वो प्यार सक्सेसफुल नहीं होता है, अंत में भी सक्सेसफुल नहीं होता। वो तो ऐसी स्टोरी बहुत ही गजब की स्टोरी है। मैं तो पिक्चर के अंत में लग रहा था कि अजय देवगन से ज़्यादा मैं रो रहा हूँ। वो पिक्चर देख के ऐसा हो गया था। जो भी हो दोस्तों, तो लड़का लड़की भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम 18-19 साल के हो जाते हो, 20 साल के हो जाते हो, तभी ना इस तरह की आपके अंदर कुछ भावना पैदा होती है। तो दोस्त सबसे पहले तो सेल्फ डिपेंड हो जाओ, फिर उसके बाद देखो कि क्या होता है। लड़का लड़की दोनों सेल्फ डिपेंड पहले हो जाओ, फिर अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करो, फिर देखो क्या रिजल्ट बनता है। ठीक है, क्योंकि सेल्फ डिपेंड जब आप बन जाओगे ना, तो लड़का लड़की के माँ बाप भी ना थोड़े से ये हो जाते हैं कि यार बच्चे से दुश्मनी कैसे ले। जैसे कि मैं ही सेल्फ डिपेंड बन गया तो मेरे माँ पिताजी मेरे से ज़्यादा दुश्मनी नहीं ले सकते हैं। वो सोचेंगे कि यार यही तो मेरे को हेल्प करेगा, बुढ़ापा अवस्था में कौन मेरे को करेगा, या कभी जरूरत पड़ेगा तो कौन हेल्प करेगा, यही करेगा ना। तो सेल्फ डिपेंड होने के बाद ये भी उनकी मजबूरी हो जाती है कि यही तो मेरे को हेल्प करेगा। तो इस तरह से उनको भी मजबूरी का देखो, सेल्फ डिपेंड होने से कितने सारे फायदे हैं। मेरे पिताजी मेरी शादी से एक तरह से मतलब मंदिर में शादी करने से, क्योंकि हम दोनों की एक ही कास्ट है तो वहाँ कुछ वो ऐसा कुछ लफड़ा था नहीं। मेरे पिताजी को ये नाखुशी थी कि मंदिर में शादी करने का क्यों डिसीजन ले रहे हो, नॉर्मल शादी करेंगे, फॉर्मल तरीके से जिस तरह से शादी करते हैं वैसे करेंगे। क्योंकि गाँव के लोग हंस रहे हैं, रिश्तेदार सब हंस रहे हैं कि क्या बेटा नौकरी कर रहा है फिर भी मंदिर में शादी कर रहे हो। वो लोग समझते नहीं है कि यार वो अपने मर्जी से कर रहा है, तो अपनी मर्जी से कैसे कर रहा है, तुम उसके माँ बाप हो और कैसे अपनी मर्जी से कर रहा है। इस तरह की थी स्थिति थोड़ी सी। तो मैं अपने पिताजी को बोला ठीक है आपकी मर्जी से मैं शादी कर लेता हूँ, ऐसा करिए जो भी खर्चा होगा ना वो आपके अकाउंट से खर्च होगा, मतलब आपके जेब से खर्च होगा। उसके लिए खेत बेचना पड़े वो मुझे नहीं मालूम, खेत 2 बीघा खेत है उसको बेचिए, मैं क्या करूँ। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे दहेज के पैसे से या मैं कहीं से लोन लेके और आपकी शान शौकत और इज्जत को बढ़ाऊं, तो मैं वो सब नहीं करने वाला हूं। मुझे तो लोन मिल जाएगा, लेकिन वो आपकी जो ख्वाहिश है वो मैं पूरा नहीं करूंगा। इस तरह से मैंने पापा से आर्गूमेंट किया और तब जाके वो किसी तरह से मन मार के समझ लो राजी हो गए। उस तरह से वो शादी हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सेल्फ डिपेंड अगर आप केवल बन जाओ तो बहुत सारे लोग आपके सामने झुक जाएंगे, बहुत सारे लोग। और दोस्तों समाज में रिश्ते नाते में जिसको हंसना है हंसने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। वो उनको अगर प्यार हुआ रहेगा तब तो समझेंगे आपकी फीलिंग्स को, अगर प्यार नहीं हुआ है तो कोई नहीं समझने वाला है। जिसको भी प्यार नहीं होगा वो नहीं समझेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी समय की ये बात है, मैं अपने गाँव में गुजर रहा था एक जगह से, तो मेरा मजाक उड़ाने लगे 2-4 लोग। वो अजीब तरीके से गांव के लोग भी यार टॉन्ट मारते हैं, आप आग बबूला हो जाओगे। एक आदमी बोल रहा है कि यार सुने कि कोई लड़का गांव में मंदिर में शादी कर रहा है पैसे बचाने के लिए, क्या ऐसे कुछ बोल रहा था। तो मैं चुप नहीं रहता हूँ। उस समय बचपन में भले ही चुप रहा, किशोरावस्था तक चुप रहा, लेकिन नौकरी लगने के बाद मैं जनरली रिएक्ट कर जाता हूँ। तो मैं उस आदमी से बोला कि यार तुम्हारे पास खैनी खाने के लिए पैसे हैं, तुम्हारे जेब में दिखा, अपने जेब में दिखा कितने पैसे हैं। मैं इस तरह से आर्गुमेंट करता हूँ। भाई मेरे को आप बहुत सीधा साधा इंसान मत समझना, मैं बहुत ही टेढ़ा आदमी हूँ एक तरह से समझो तो। इतना टेढ़ा, अब ये कोई बनावटी बात नहीं है। मैं सचमुच 21-22 साल तक ना नास्तिक था, प्योर नास्तिक, 100%, 101% मैं बोलता हूँ नास्तिक, प्योर नास्तिक। मैं भगवान को फुट्टी आंख नहीं देखना चाहता था। हु इज गॉड, ऐसे ही मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन होता था। गॉड कौन है यार, भगवान कौन है, ऐसे में एकदम मार देता था। तो समझ लो भगवान के प्रति मेरा जब ऐसा एटीट्यूड था तो एक इंसान के प्रति मेरा कैसा एटीट्यूड रहेगा। मैं उसको बोला तुम्हारा जेब में कितना पैसा है, तू तो खैनी भी मांग के खाता है और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, तुम्हारी हैसियत है मजाक उड़ाने की। मैंने उसको जवाब दिया
सीधे मुझसे बात करना, ऐसे आकाश में देख के क्या बात कर रहा है, किसको सुना रहा है? भगवान को सुना रहा है? अरे भगवान तो तेरे को देख, अपनी हालत तो देख। अब मैं ऐसे उसको बेइज्जत कर दिया समझ लो। तो यार कोई भी तुमको अगर टॉन्ट इस तरह से मारता है ना, तो उसकी इस तरह से ना चड्डी उतार दो, उसकी पैंट उतार दो, पैंट उतार के नंगा कर दो। मैं नंगा भी बोल रहा हूँ, कर दो। और झगड़ा करता है तो तुम भी 2 थप्पड़ लगाओ उसको, इसमें क्या है? इस तरह के अगर झगड़े होते हैं तो होने दो। तो मैं उसको करारा जवाब दिया कि तुम्हारी हैसियत क्या है इस तरह से टॉन्ट मारने की, तुम्हारी औकात क्या है? और वो चुपचाप से मुंह देख रहा है। किस तरह से वो मुझसे आर्गुमेंट करेगा? तो इस तरह से मैं चड्डी भी उतारता हूँ, ये भी सच है, ये भी समझ लेना। तो जो भी हो दोस्तों, किसी की चड्डी क्यों उतारना और किसी के ऊपर टॉन्ट क्यों मारना, लेकिन समाज में लोग इस तरह के हैं, चड्डी उतारने वाले। वो उनकी खुद चड्डी फटे रहेगी, उसमें 10 छेद रहेंगे, पहनने के लिए जीन्स पैंट शर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, गरीब गुजारा वाली जिंदगी जी रहे हैं, भूख मर रहे हैं एक तरह से समझो। तो इसीलिए तो मैं इस तरह से वीडियो बनाता हूँ। मैं इतने इंडिया के कम से कम 70-80 करोड़ लोगों का, गरीब लोगों का भी मैं मजाक उड़ाता हूँ। क्यों उड़ाता हूँ? क्योंकि मैं उसी समाज में रहा हूँ और देखा हूँ कि गरीब लोग भी किस तरह के फालतू जिंदगी जीते हुए भी किस तरह से फालतू घटिया सोच भी रखते हैं, और इसलिए मैं उनका मजाक उड़ाता हूँ। तो वो एक गरीब आदमी था और फिर भी मेरी मजाक उड़ाने की कोशिश किया, और इसलिए मैंने उसकी चड्डी उतार दी और चुपचाप से देखते रह गया। क्योंकि मैं गांव में जनरली एक शांत लड़का हूं। आप मेरे बारे में पूछोगे तो यही बोलेंगे, इवन शहर में भी जहां भी आप पूछेंगे मेरे बारे में तो यही बोलेंगे, यार बहुत ही शांत लड़का है। लेकिन शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि मेरी अब चड्डी उतारो, चड्डी उतारोगे तो मैं फिर तुम्हारी चड्डी उतार दूंगा, ऐसा मैं हूँ। तो जो भी हो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लड़का और लड़की से, जुआ वर्ग के जितने भी लड़का लड़की हैं, सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि दोस्त, पहले आप लोग सेल्फ डिपेंड बनिए, उसके बाद परिवार, समाज, जाति, धर्म, ये सब को भी एक्सेप्ट करते हुए अब क्या करेंगे। हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे दादा दादी हैं, उनका जो ख्यालात है भाई थोड़ा पुराने हैं। जो भी हो, क्या उनके साथ भी एडजस्ट करके जीना है। आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखते हैं कि काजोल और शाहरुख खान के बीच में क्या होता है, उनके परिवार में किस तरह से झगड़े होते हैं। तो ये सब को स्वीकार करना है भाई। जाति धर्म तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, अमीरी गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है ही। तो इन सभी चीज़ों को भी हमको स्वीकार करते हुए, अपने माँ बाप को भी स्वीकार करते हुए सबको समझाना है, और उसके बाद हम लोग प्रेम के रास्ते पर, दोस्ती के रास्ते पर आगे बढ़ना है। किसी से नफरत, झगड़ा, लड़ाई, ये सब जितना हो सकता है अवॉइड करने की ज़रूरत है। किसी का न तो किसी की चड्डी उतारना है, न अपनी चड्डी उतरवाना है, ये सब नहीं करना है। दूसरे की भी इज्जत करना है, अपनी भी इज्जत करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ यह कहकर, जितने भी युवा पीढ़ी के दोस्त हैं सभी से, लड़का हो लड़की हो, कि दोस्त सबसे पहले आप लोग सेल्फ डिपेंड बनिए, और उसके बाद अपने माँ बाप को, अपने माता पिताजी को, दादा दादी को, और जितने भी रिलेशंस है उन सबको भी समझाइए कि आप अपनी तकलीफ़ ही बता दीजिए कि क्या बताऊं मम्मी, या क्या बताऊं पापा, मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊं। मैं ये सब चीज़ें अपने माँ पिताजी को तो नहीं बताया, क्योंकि वो ऐसा कुछ तकलीफ़ थी नहीं। वो लोग तो शादी करने के लिए रेडी थे, केवल मेरा वो मंदिर में शादी करने वाला डिसीजन से वो लोग थोड़ा नाखुश हो गए। तो दोस्तों, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, लड़का लड़की के साथ ही उनके जो गार्जियन है, सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप लोग इस तरह की कदम मत उठाइए। और प्यार भी चीज़ ऐसी एक घटना घटती है, इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा स्वीकार कर लीजिए कि दोनों में अजीब सी एक संबंध बन जाता है, दोनों में एक अजीब सा लगाव हो जाता है। उस संबंध को बताना थोड़ा सा शब्दों में मुश्किल है। जैसे कि आप रसगुल्ला खाएं और वो मिठास को बोलिए कि बताओ, तो मिठास तो एक शब्द है, लेकिन जो कोई कभी कोई मिठाई कभी नहीं खाया हो, ऐसा कोई मान लो कि किसी बच्चे को बचपन से लेकर कभी मिठाई दो ही मत, और उसको एक मिठाई दे के बोलो अब बोलो, तो क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोल पाएगा, ऐसे ऐसे हाँ अच्छा है ऐसे ही करके रह जाएगा। उसी तरह से प्यार भी एक ऐसा एहसास है जिसको शब्दों में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसी एक घटना घटती है दोस्तों। तो दोस्तों, कोशिश यही करना है कि यार प्यार मोहब्बत में सब इस तरह के नफरत और मर्डर वाले काम ना करें। वैसे तो दोस्तों कहा गया है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, लेकिन इस कोटेशन से मैं यार ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। एवरीथिंग इज़ फेयर ओनली इन वार। वार में सब कुछ जायज़ हो सकता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, या जो भी हो, तो वार में सब कुछ जायज़ हो सकता है, लेकिन लव में यार सब कुछ जायज़ नहीं हो सकता। लव तो ऐसा चीज़ है कि यार आप उसको एक थप्पड़ लगाने के लिए भी सोच रहे होगे, आपका हाथ जल्दी उठ नहीं पाएगा, कैसे उसके ऊपर मैं हाथ उठाऊँ, नहीं उठेगा।
तो यार एवरीथिंग इज़ फेयर ओनली इन वार। सोचो, लव में मत सोचो कि मर्डर कर दूंगा और नहीं, ये सब नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।